मॉर्निंग राजस्थान में वो अच्छी खबर जो आपके काम की हो सकती है। अब आप जल्द ही घर बैठे ये जान सकेंगे कि आपके इलाके में बिजली किस दर पर मिल रही है और राज्य सरकार कितने में बिजली खरीद रही है और आपको कितने में बेच रही है। सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को ज्यादा जानकारी देने के मकसद से ऊर्जा मंत्रालय जल्द ही एक ऐप लॉन्च करेगा, जिसके जरिए बिजली की उपलब्धता और उसकी दरों के बारे में पूरी जानकारी बस एक क्लिक पर मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इस ऐप के जरिए अलग अलग राज्यों में बिजली की दरों की तुलना भी आप कर सकेंगे। उपभोक्ता ये जान सकेंगे कि राज्य सरकार के पास इस वक्त कितनी बिजली है और वो उसे कितने में आपको बेच रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारों की जवाबदेही तय हो और उनके प्रयासों की जानकारी उपभोक्ताओं को, कस्टमर्स को मिले। सूत्रों के मुताबिक ये ऐप 1 महीने के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। और विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। कल सदन में बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आए। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने जल स्वावलंबन योजना पर सवाल पूछा तो कांग्रेस की ओर से रमेश मीणा ने हिंगोनिया गौशाला का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को लेकर उनकी ही पार्टी के विधायक ने सवाल उठा दिया है। सवाल उठाया गया है योजना को केवल गांव में लागू करने को लेकर। दरअसल पार्टी की विधायक सूर्यकांता व्यास ने पूछा है कि इसे शहरों में क्यों नहीं चलाया गया। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री सुरेंद्र गोयल ने इसे सीएम के सामने रखने का भरोसा दिलाया है। उनकी सोच अच्छी रही है कि पानी का ये मुद्दा उन्होंने अभियान चलाया है। उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई है, अभियान चलाया है। उस अभियान के अंदर शहर भी आना चाहिए। मेरा मुद्दा उठाने का मतलब ये था, मंत्री जी से ये कहना था कि जब शहर के अंदर पानी क्यों नहीं चाहिए, शहर के लोग सिर से थोड़ी रहेंगे, प्यासे थोड़ी रहेंगे। तो शहर के अंदर जितने भी बांध तालाब है उनके ऊपर अतिक्रमण हो गए, गंदगी से भरे हुए हैं। तो मैं ये चाहती कि उनको भी लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ हिंगोनिया गौशाला के मुद्दे पर भी कांग्रेस विधायक रमेश मीणा ने सरकार को घेरा, जिस पर मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने सब कुछ दुरुस्त होने का भरोसा दिलाया। सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षण किया और हिंगोनिया गौशाला में जो हो रही अनियमितताएं, चाहे चारे में हो, चाहे कुट्टी में हो, चाहे डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही हो, चाहे बाड़े में संख्या से अधिक गायों की रहने से मृत्यु होना और गायों का इलाज नहीं होना और गायों को जो निगम के माध्यम से जो पैसा मिलता है उसमें भ्रष्टाचार होना। हालांकि सदन में सबसे अलग नजारा घनश्याम तिवारी का था, जिन्होंने मीणा विवाद, जाटों के आरक्षण विवाद और गौशालाओं का भी मुद्दा उठाया। कुल मिलाकर बजट सत्र में कांग्रेस के तेवर सख्त हैं तो सरकार के पस्त, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, उसके अपने विधायकों ने कई मुसीबतें खड़ी कर रखी हैं, जिनके जवाब देने में पसीने छूट रहे हैं। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। और अब बात प्रदेश में कांग्रेस की। गहलोत युग लगता है खत्म हो गया है। पार्टी ने अगला चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान कर ऐसे ही संकेत दिए हैं। अब देखना यह है कि पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट हो पाती है या नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस से अशोक गहलोत युग का हुआ अंत। कांग्रेस राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ेगी। जयपुर में हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुरुदास कामत ने इसका ऐलान किया। आज सोनिया जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से सचिन पायलट जी को ये जिम्मेदारी दी है। बढ़िया काम कर रहे हैं और इन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव हम लड़ेंगे। सचिन पायलट ने कहा, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर निभाने की कोशिश करेंगे। समय समय पर अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी आला कमान देता है। जब जिसकी जहां जरूरत होती है उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। कामत साहब पहले केंद्र के मंत्री थे, मुंबई के अध्यक्ष थे, मैं केंद्र का मंत्री था, फिर विधायक सांसद रहा और आज मुझे अध्यक्ष बनाया है।
इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा हमें सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में हम सब लोग बराबर हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस बीजेपी की सरकार से जनता को हम कैसे छुटकारा दिलवाएं, और हमें ना सांसद, ना विधायक, ना मंत्री बनने की लालसा है। समय जब आएगा पार्टी निर्णय करेगी, लेकिन आज हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता है कि कांग्रेस पार्टी का परचम फहरे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। गुरुदास कामत ने जयपुर में हुई बैठक में कहा कि सचिन पायलट के नाम पर सोनिया और राहुल मुहर लगा चुके हैं। बैठक में विधायक विश्वेंद्र सिंह ने जब कांग्रेस पदाधिकारियों से पायलट के समर्थन में हाथ उठाने को कहा तो गहलोत ने भी हाथ उठाए। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का गहलोत खेमा क्या वाकई पायलट का साथ देगा। सचिन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार को कम करने और काम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जब जयपुर नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया और उसकी पेमेंट प्रक्रिया दोनों को ऑनलाइन कर दिया, लेकिन ये डिजिटाइजेशन ठेकेदारों को रास नहीं आ रहा। निगम में काम करने वाले ठेकेदारों की सबसे बड़ी एसोसिएशन ने इस ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद करने की मांग की है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और विभागों से लेकर सारे महकमे जहां डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हुए हर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर नगर निगम में इस ऑनलाइन प्रक्रिया का विरोध शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अपनाया गया ये फॉर्मूला निगम के ठेकेदारों को पच नहीं रहा। इसी के चलते निगम के सिविल ठेकेदारों की सबसे बड़ी एसोसिएशन हेरिटेज वेलफेयर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने महापौर और निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद करने की मांग की है। इसकी वजह यह है कि जयपुर नगर निगम में ज्यादातर ठेकेदार अनपढ़ से संवेदक है, कुछ छोटे तबके के काम करते हैं आदमी, तो उनको ई टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए जो पासवर्ड जो वो चाहिएगा ई टेंडर प्रक्रिया में, वो खुद तो समझते नहीं, किसी दूसरे आदमी से डलवाएंगे टेंडर वो, तो उनके खाते का दुरुपयोग हो सकता है। टेंडर की ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद करने के पीछे का तर्क भी जरा जान लीजिए। 10 लाख से छोटे टेंडर को ऑनलाइन प्रक्रिया से हटाने की मांग। ठेकेदारों का तर्क, छोटे ठेकेदार तकनीकी रूप से अच्छे नहीं, अपना काम किसी और से करवाना पड़ेगा। पासवर्ड दूसरे लोगों को पता चल जाता है, पासवर्ड से कोई भी उठा सकता है फायदा। ठेकेदारों के विरोध के बावजूद निगम महापौर भी अपने इस फैसले को बदलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये जो भी परिवर्तन किए गए हैं वो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से किए गए हैं। सभी को फायदा हो, बेहतर ट्रांसपेरेंसी रहे और कहीं किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो ये जो हम जो रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े हैं जनता की सुविधा के लिए और कहीं ना कहीं इसमें करप्शन को भी कम करने के लिए जो भी हमने अडॉप्ट पॉलिसी की है उसको बराबर जारी रखेंगे। निगम हाईटेक बनना चाहता है, लेकिन ठेकेदार काम को लेकर पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि आमने सामने की लड़ाई में कौन झुकता है। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर। और प्रदेश में 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, 10वीं की शुरू होने वाली है। ऐसे में एक हैरान करने वाली खबर, प्रतापगढ़ के धमोतर में एक परीक्षा केंद्र पर बोर्ड परीक्षा के दौरान 12वीं के अंग्रेजी पर्चे की जगह 10वीं के अंग्रेजी का पेपर बांट दिया गया। इस वजह से 10वीं के अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है। अब उसे दोबारा छपवाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमोतर में परीक्षा के दौरान पेपर बांटने में हुई लापरवाही ने राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सिरदर्दी बढ़ा दी है। 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा के दौरान 10वीं की अंग्रेजी के पेपर बांट दिए गए। छात्रों के हाथों में पेपर मिलने के चंद मिनटों बाद अफरा तफरी मच गई। छात्रों से पेपर कलेक्ट किया गया और दोबारा 12वीं के पेपर बांटे गए। लापरवाही से 10वीं की अंग्रेजी का पेपर लीक होने की खबर जिलाधिकारी समेत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दे दी गई। जो सूचना मुझे मिली थी उस सूचना के आधार पर मैंने केंद्र पर जाकर के जानकारी लेकर के रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और निदेशक महोदय को दी। बोर्ड ने लीक हुए पेपर को कैंसिल कर दिया है। बोर्ड ने उसकी जगह दूसरा पेपर प्रिंट कराने का फैसला लिया है। बोर्ड का दावा है कि 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा तय समय यानी 10 मार्च को ही होगी। कलेक्टर ने लापरवाही से पेपर बांटने के मामले की जांच का जिम्मा एसडीएम को सौंपा है। वहीं बोर्ड ने केंद्र अधीक्षक और परीक्षा के संचालन में शामिल लोगों को परीक्षा कार्य से हटा दिया है। अजमेर से मनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर बाड़मेर से। बाड़मेर में इन दिनों महिला चोर गिरोह इतना सक्रिय हो चुका है कि उन्हें दिन के उजाले में भी चोरी करते डर नहीं लगता।
मानो हाथ की सफाई में उन्हें महारत हासिल हो। देखिए रिपोर्ट। सीसीटीवी में कैद इन 4 महिलाओं को गौर से देखिए। देखने में ये महिलाएं भी आम ग्राहक की तरह दिख रही हैं, जो किसी दुकान में अपने बच्चों के साथ खरीदारी करने के लिए आई हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ग्राहक खरीदारी के इरादे से ही आपकी दुकान में आए। ये वो शातिर महिलाएं हैं जो दिन दहाड़े चोरी के इरादे से ज्वेलरी की दुकान में घुसी थीं और दुकानदार को अपनी बातों में उलझाकर उसे 250 ग्राम सोने की चपत लगा दी। अपने गिरोह के साथ आई इन महिलाओं में से 2 महिलाओं ने दुकानदार को अपनी बातों में उलझाए रखा, जिसका फायदा उठाते हुए पीछे खड़ी 2 महिलाओं में से एक ने कुर्सी से उठकर दुकानदार के गले से गहने चुरा लिए और बच्चे के साथ खड़ी महिला को चुपके से प्लास्टिक का बॉक्स थमा दिया। जब दुकानदार को इसकी भनक लगी तो उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने 2 संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में ले लिया, जिनसे थाने में पूछताछ जारी है और बाकी महिलाओं की तलाश भी की जा रही है। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर। खबर राजसमंद से। कुंभलगढ़ महोत्सव का आगाज हेरिटेज वॉक से हुआ। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फेस्टिवल का लुत्फ उठाने के लिए विदेशी सैलानी भी पीछे नहीं रहे। कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। हेरिटेज वॉक को हरी झंडी दिखाने के साथ ही फेस्टिवल के शुभारंभ की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। हेरिटेज वॉक में 250 पुरुष और महिलाओं ने हिस्सा लिया। वॉक में शिरकत करने वालों के सामने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े किले की 36 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी को लांघने की चुनौती थी। हेरिटेज वॉक के विजेताओं को पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। सेकंड प्राइज 25,000 और थर्ड प्राइज। कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। ये राजस्थान के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। मैं इसलिए कह सकती कि मैं खुद भी राजस्थान से बाहर हूँ और इस तरह की हेरिटेज वॉक है और जिस तरह का इसको मीडिया के लोग हैं, इन लोग इस तरह कवरेज दे रहे हैं, इससे बाहर बहुत जागृति बाहर की तरफ लोगों की तरफ आई है कि एक तो पहली बात ये फोर्ट है जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है। फेस्टिवल में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए बॉलीवुड कलाकार बहुत गर्व महसूस होता है कि हम हिंदुस्तान से इस ऐसे कुंभलगढ़ में ऐसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे हम शायद अपनी ही परंपरा, अपनी ही सभ्यता को आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने एक बड़ा फैसला दिया है। आपको ये जानकारी देते हैं कि ये पूरा फैसला है क्या। ये पूरा फैसला जो है एक्साइज चोरी से जुड़ा हुआ है और इस फैसले के तहत 15 साल पुराने सभी केस बंद करने का फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने लिया है। सीबीईसी ने कहा है कि जो मामले 5 लाख रुपए से कम की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चोरी से जुड़े हुए हैं और मामले 15 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। टैक्स मामलों में कमी लाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने यह फैसला लिया है। इस मामले में सेंट्रल एक्साइज के सभी कमिश्नर्स को ऑर्डर जारी किया गया है। सरकार के इस फैसले से इंडस्ट्री में पॉजिटिव संदेश जाएगा। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि इस फैसले से मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको वो 5 खबरें बताते हैं जिन पर आपकी और हमारी आज नजर बनी रहेगी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज नजर बनी रहेगी कि कांग्रेस का बर्ताव किस तरह से रहता है और सरकार इस तरह से पूरे हंगामे से निपटती है। प्रदेश में स्टाम्प वेंडर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इसके अलावा जयपुर के SMS इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में 3 दिन का ऑटो एक्सपो आज से शुरू हो रहा है। जयपुर में
सूफी सुन्नी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से है। आतंकवाद के खिलाफ आवाज इसमें बुलंद की जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा आसाराम समेत सभी आरोपियों की जोधपुर सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार पेपरलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की तरफ आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय के फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग ने क्रेडिट डेबिट कार्ड और डिजिटल माध्यम से ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने के लिए कार्ड या डिजिटल पेमेंट से हुए सौदों में धोखाधड़ी मिलने पर रकम तुरंत खाते में क्रेडिट होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। हालांकि इसे तब तक ब्लॉक रखने का निर्देश है जब तक जांच पूरी न हो जाए। जांच को भी अधिकतम 2-3 महीने में पूरा करने के लिए कहा गया है। सरकारी विभागों से कार्ड या डिजिटल पेमेंट पर सर्विस चार्ज या सरचार्ज खत्म करने को कहा गया है। बिजली का बिल, फोन बिल, पेट्रोल पंप का फ्यूलिंग, IRCTC से टिकट बुकिंग और गैस बिल के लिए पेमेंट पर अतिरिक्त चार्ज नहीं लेने को कहा गया है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT स्कीम से सब्सिडी को सीधे जोड़ने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आधार बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है। बिल पास होने के बाद सभी सरकारी सुविधाओं, सब्सिडी और सेवा का लाभ लेने के लिए आधार जरूरी हो जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे न सिर्फ लीकेज रोकने में कामयाबी मिलेगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। बिल में अहम बायोमेट्रिक जानकारी लीक करने पर कड़ी पेनल्टी का प्रावधान है। इसके अलावा UIDAI लोगों की प्राइवेसी को सेव करने के सभी कदम उठाएगी। सरकार ने इस बिल को मनी बिल के तौर पर पेश किया है। मनी बिल के तौर पर पेश किए जाने के बाद लोकसभा से पास होने के बाद ये संसद से पास माना जाएगा और इसे राज्यसभा में पास करवाने की जरूरत नहीं होगी। और कार के बाद अब बाइक टैक्सी के क्षेत्र में जंग तेज हो गई है। उबेर और ओला ने बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सर्विस शुरू की है। ओला की बाइक टैक्सी के लिए ग्राहकों को 30 रुपए मिनिमम फेयर के साथ 2 रुपए प्रति किलोमीटर और 1 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से चार्ज देना होगा, जबकि उबेर ने अपनी उबेर मोटो बाइक टैक्सी के लिए 15 रुपए के मिनिमम फेयर के साथ 3 रुपए प्रति किलोमीटर और 1 रुपए प्रति मिनट राइड टाइम का चार्ज तय किया है। ये बाइक टैक्सी भी कार की तरह ही ऐप के जरिए बुक की जा सकेगी, जिस पर ड्राइवर की डिटेल्स, SOS लाइव ट्रैकिंग और पेमेंट से जुड़े सारे फीचर्स होंगे। ये बाइक टैक्सी उन इलाकों के लिए फायदेमंद साबित होगी जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है। और होंडा ने कॉम्पैक्ट सेडान अमेज का नया वर्जन लॉन्च किया है। इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 5,29,000 रुपए से 8,19,000 रुपए के बीच है। नई अमेज में 1.2 लीटर iVTEC पेट्रोल और 1.5 लीटर iD-TEC डीजल इंजन दिया गया है। इसके केबिन फीचर्स पहले से बेहतर हैं। इसके अलावा इसमें टर्न इंडिकेटर्स के साथ आउटसाइड रियर व्यू मिरर दिया गया है। नई अमेज में अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं, साथ ही इसकी क्रोम ग्रिल को रीडिजाइन किया गया है। इसमें डुअल एयरबैग्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ एनेबल्ड ऑडियो सिस्टम और मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले साथ में दिया गया है। और Xiaomi ने अपना नया मेक इन इंडिया फोन Redmi Note 3 भारत में लॉन्च किया है। इस फोन में Snapdragon 650 प्रोसेसर है, जो अभी तक का सबसे तेज मोबाइल फोन प्रोसेसर है। इस फोन में 16 मेगापिक्सल रियर कैमरा है और ये फुल मेटल बॉडी फोन है, जिसमें खासतौर पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। 16 GB वाले Redmi Note 3 की कीमत 9,999 रुपए, जबकि 32 GB वाले फोन की कीमत 11,999 रुपए होगी। और ये फोन 9 मार्च से Amazon और mi.com पर खरीदा जा सकता है। So we're lucky to have you guys here. Thank you so much for coming. Really appreciate it. And thank a year and a half ago, a little less than that, we launched our first Redmi Note here in India. Only a few months after completely
और आपके साथ की बदौलत जी राजस्थान न्यूज लगातार 3 महीने से कामयाबी के शिखर पर है। हमारी दमदार खबरों और सीधे सधे हुए अंदाज की वजह से हम प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल हैं। हफ्ते दर हफ्ते कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए जी राजस्थान न्यूज अर्श पर है। वो ऊंचाइयां जहां पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, विशेषज्ञता चाहिए। आपके साथ की बदौलत लिखी कामयाबी की इबारत। प्रदेश का एकमात्र न्यूज चैनल जो है आपके भरोसे के काबिल। ये काम सिर्फ जी राजस्थान न्यूज ही कर सकता है, क्योंकि आपका चैनल देश के सबसे बड़े मीडिया समूह का हिस्सा है। जी मीडिया शुरू से मजबूती से अपने सामाजिक सरोकारों को निभाता आया है, मजबूती से इन सारे मुद्दों पे खड़ा होता आया है। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क जी मीडिया को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। ये जी राजस्थान न्यूज की टीम के हौसले की ताकत है कि साल 2016 में लगातार 3 महीने तक आपके चैनल ने कामयाबी की इबारत लिखी। 7,000 महिला प्रतिनिधियों को सटीक दिशा और उम्दा मार्गदर्शन के बूते आपका चैनल लगातार नंबर 1 के मुकाम पर है। वो ओहदा जो जी राजस्थान न्यूज को देश की सबसे भरोसेमंद टीवी ऑडियंस रेटिंग एजेंसी बार्क ने दिया है, जिसके नतीजों पर सरकार और देश का हर मीडिया समूह यकीन करता है। जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम।